नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं ग्रुप डी एग्जाम 13 सितंबर 2022 सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके प्लस साइंस के 45 में से 43 सवाल मिले हैं। सभी सवाल आंसर सहित एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करने वाले हैं। जिन भी कैंडिडेट का आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है, वीडियो के अंत तक बने रहना, काफ़ी कुछ आपको फायदा मिलेगा यहाँ से। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इन सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवालों को टेलीग्राम पर सेंड की थी। आपके सामने सवाल नंबर 1, एका बोरान, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन तत्व कौन से हैं? तो एका बोरॉन हो जाएगा, जो कि ग्रुप में बोरॉन के नीचे वाला एलिमेंट स्कैंडियम। एका एल्यूमिनियम है गैलियम, एका सिलिकॉन है जर्मेनियम। नेक्स्ट यहाँ पर प्रिज्म पर आपतित प्रकाश की किरण को आगे तथा प्रिज्म से निर्गत प्रकाश की किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर उसके बीच में जो कोण बनता है उसे कहेंगे विचलन कोण। सभी को पता है, बार बार क्या ही बताएं, विचलन कोण कौन सा होगा। जैसे कि यह आपतित प्रकाश किरण है, जानी तो ऐसे चाहिए थी लेकिन जाती कैसे, ऐसे होके ऐसे मुड़ जाती है, तो ये निर्गत किरण आप इसे कहेंगे। ये आपतित किरण है। निर्गत और आपतित के मध्य एंगल कौन सा है? तो इसको पीछे बढ़ाए, इसको आगे बढ़ाए, इनके मध्य एंगल विचलन कोण। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो कैंडिडेट अभी तक मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, तो एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट के कारण आपके सवाल मिस हो सकते हैं। कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हुए स्मार्ट वर्क के तौर पर आपकी तैयारी को परखने के लिए डेली मॉक टेस्ट लगेगा। टेक्स्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म पर अनलिमिटेड मॉक टेस्ट सारे एग्जाम्स के एक ही पास में मिल जाते हैं, यानी ईयरली टेक्स्ट बुक पास ले लीजिएगा। और जितने चाहे एग्जाम्स के, चाहे रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस है, एक ही पास में सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करना, 100 रुपये का यहाँ पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। 500 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट जो सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित रहते हैं, तो एनरोल कर सकते हो। जो कैंडिडेट अभी तक मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, टेक्स्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म पर आप यहाँ पर इस ऑफर का लाभ उठाते हुए आज ही एनरोल कीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए यहाँ पर सवाल नंबर 3, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर ठोस अवस्था में कौन सा उत्पाद बनता है? लेड नाइट्रेट को आप गर्म करते हो तो डिकम्पोजिशन, विघटन होता है, और इस विघटन वाली अभिक्रिया में आपको क्या मिलता है? लेड ऑक्साइड मिलता है। लेड ऑक्साइड है वो ठोस होता है। आपको पूछा ठोस अवस्था में कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा? लेड ऑक्साइड। साथ ही साथ यहाँ पर नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड मिलता है जो गैसीय फॉर्मेट में रहेगा, और O2 रहता है वो भी गैसीय फॉर्मेट में। नेक्स्ट वन यहाँ पर, ए स्ट्रॉन्ग एसिड इज टाइट्रेटेड विथ वीक बेस है, तो टाइट्रेशन हो रहा है, अनुमापन हो रहा है प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के अनुमापन से जो पीएच वैल्यू आपको मिलने वाली है वो 7 से कम, क्योंकि जो एसिड है ना एक तरीके से वो हावी हो रहा है यहाँ पर। प्रबल अम्ल है, दुर्बल क्षार है, पीएच वो 7 से कम मिलेगी। जो विकल्प 7 से कम होगा वही रहेगा जो अम्लीय प्रकृति रहती है। यदि चतुर्थ पोषी स्तर पर ऊर्जा 10 किलो जूल है, तो प्रथम पोषी स्तर पर ऊर्जा कितनी रही होगी? डायरेक्टली आपको ऑप्शन से इस प्रकार के सवाल हल करने रहते हैं, क्योंकि जो ऊर्जा का ह्रास होता रहता है, जो 4 ही पोषी स्तर रहते हैं, जो प्राथमिक पोषी स्तर T1, T2, T3 और T4। तो यहाँ पर जैसे कि 100 जूल ऊर्जा थी, तो T2 पे कितनी रहेगी? 10 जूल ही रहेगी, और T3 पर 1 जूल ही जा पाएगी। T4 पर फिर पॉइंटों में चली जाएगी, क्योंकि 90% ऊर्जा का ह्रास होता है, 10% ऊर्जा स्थानांतरित हो पाती है। सवाल में ऑलरेडी दे रखा है कि जो T4 पर ऊर्जा है वो 10 किलो जूल है, ठीक है। तो आपको पूछा T1 पर कितनी रही होगी, तो आप ऑप्शन देखेंगे। इस केस में सबसे बड़े वाला ऑप्शन ही देखा जाता है। वैसे ये रिपीट हुआ सवाल, तो 10,000 किलो जूल रट भी लीजिएगा, आने वाले सेट में आ भी जाएँ। तो सबसे पहले ऑप्शन आप देखेंगे ना, 10,000 किलो जूल मान लेता हूँ मैं T1 पर ऊर्जा है, तो T2 पर कितनी रहेगी? तो 10,000 का 10%, तो इसका 10% निकालेंगे, यानी 1 जीरो गायब। अब T2 पर 1000 रहेगी। इसी प्रकार T3 पर 10% निकालेंगे तो 1 जीरो और गायब, 100। और फिर आप T4 पर आएंगे तो 1 जीरो और गायब, तो 10 किलो जूल यहाँ पर रहेगी। नेक्स्ट सवाल, अवतल दर्पण के किस बिंदु से गुजरने वाली प्रकाश किरण उसी पथ पर परावर्तित हो जाती है? अवतल दर्पण है, जो नियम रहते हैं, यदि कोई प्रकाश किरण C से गुजरती है वो वापस उसी पथ पर लौट आएगी, क्योंकि C अपने आप C से गुजरने वाली प्रकाश किरण है ना, वो अभिलंब के अपने आप अभिलंबी होती है, और अभिलंब के साथ आपतन और परावर्तन कोण बराबर बनते हैं, तो उसी पथ पर आती है, 0 डिग्री एंगल के साथ वक्रता केंद्र से गुजरती है। P बराबर VI सूत्र से गलत सूत्र आपको कौन सा वो बताना था। अब एक तो P बराबर VI सही सूत्र है, सेकंड सही सूत्र आपको यहाँ पर V बराबर I²R, यानी V के स्थान पर मैं IR रख दूं तो आप कहेंगे I²R भी एक सही सूत्र हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है मैं I के स्थान पर यहाँ पर V/R रख दूं तो P बराबर V² हो जाएगा। तो ये तो 3 तो सही सूत्र है, एक जो भी रहा होगा वो गलत सूत्र आपको बताना था। 4 ओम, 6 ओम, 8 ओम के प्रतिरोध को 9 वोल्ट की बैटरी से समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो कुल धारा कितनी होगी?
कैसे हैं, समानांतर क्रम में है तो 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8 है। इनको आप एलसीएम लीजिएगा तो 24 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 6, 4 और 3 तो ये 13/24 हो जाएगा। 24/13 है, ये आर की वैल्यू हो जाएगी। आपको पूछा है धारा कितनी है, तो V बराबर होता है IR, I बराबर V/R हो जाएगा। अब V आपको 9 दे रखा है, R आपकी 24/13 है, 13 ऊपर चले जाएंगे तो हो सकता है कुछ वैल्यू चेंजेज हुई तभी यहाँ पर कट नहीं रहा है। अगला सवाल यहाँ पर, व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज ईस्ट टू वेस्ट एंड द कंडक्टर मूव्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। यानी पूछा है आपको प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी जब मैग्नेटिक फील्ड ईस्ट टू वेस्ट साइड में हो। यानी यहाँ पर एक तरीके से मैं मानता हूँ ये मैग्नेटिक फील्ड ईस्ट साइड है, ये आपका ईस्ट साइड है, ये वेस्ट साइड है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। और आपका जो कंडक्टर है वो किस डायरेक्शन में है, तो आप कहेंगे जो चालक की गति की दिशा है वो आपको अप टू डाउन दे रखी थी एक तरीके से, यानी नॉर्थ टू साउथ दे रखी थी। चालक की गति की डायरेक्शन है इस साइड में है, अप टू डाउन अपवर्ड डायरेक्शन इस प्रकार दे रखा था। तो आपको पूछा है इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी, प्रेरित धारा की डायरेक्शन क्या होगी। तो ये चीज़ें तीनों ही लंबवत होती हैं। प्रेरित चुंबकीय धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए आपको फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल प्रयोग करना होता है। और फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल कहता है अपनी दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को आपस को 90 डिग्री के एंगल पे रखना है। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती है। आपका राइट हैंड लीजिएगा और जो तर्जनी अंगुली है, तर्जनी अंगुली का मतलब यहाँ पर है इंडेक्स फिंगर, जो अंगूठे के पास वाली अंगुली है ना, उसको चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन, अब चुंबकीय क्षेत्र है ईस्ट टू वेस्ट है, तो आप ईस्ट टू वेस्ट यहाँ पर जैसे तर्जनी अंगुली है वो इस साइड आपकी आ गई, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट आ गई इंडेक्स फिंगर। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन है, ऑलरेडी दे रखा है। अंगूठा चालक की गति की दिशा, अब चालक की गति की दिशा है वो स्पेशली सवाल में अप टू डाउन इस प्रकार दे रखा था, सॉरी डाउन टू अप है, ऊपर की साइड में चालक की गति की दिशा है ना वो ऊपर की साइड में। इस पर अब 90 डिग्री है तो ऊपर की साइड में रहा होगा, 3D में आपको बताना होगा जो चालक की गति की दिशा है। और पूछे आपको करंट है, करंट यहाँ पर आपका अंगूठा बताएगा, ठीक है, सॉरी मध्यमा बताएगी, मध्यमा चालक में प्रेरित धारा है। अब मध्यमा अंगुली किस साइड रहेगी, आप अपना राइट हैंड लेंगे, अंगूठा है वो ऊपर की ओर है, यहाँ पर ये जो डायरेक्शन है ना ऊपर की ओर है अंगूठा, जो कि बताता है चालक की गति की दिशा। यहाँ पर सवाल में नॉर्थ टू साउथ नहीं था, अपवार्ड डायरेक्शन में था, ठीक है, अपवार्ड डायरेक्शन में आपके कंडक्टर थी, चालक की गति है तो ऊपर की दिशा में अंगूठा है। तो ऑलरेडी यहाँ पर आपकी जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आएगी ना वो आप राइट हैंड लीजिएगा, इस प्रकार ट्राई करेंगे ना तो दक्षिण साइड में आ रही है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। बाकी इस नियम के अकॉर्डिंग तो यही है। आपके दिमाग में कोई डाउट है, थोड़ा मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि मैंने अपने अकॉर्डिंग इस रूल के अनुसार बताया, इसके अकॉर्डिंग साउथ होगी यदि एग्जैक्ट इस टाइप से सवाल था तो। धारा वाले चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B1, धारा नहीं आई धारा था, ठीक है, आई धारा वाले चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B1, 2I धारा चुंबकीय क्षेत्र B2 और 3I धारा से B3 चुंबकीय क्षेत्र है। तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता का सही क्रम, जितनी ज़्यादा धारा होगी उतना ही ज़्यादा प्रबल चुंबकीय क्षेत्र रहेगा। तो यहाँ पर सबसे अधिक धारा है B3 की I3, तो सबसे प्रबल चुंबकीय क्षेत्र B3, उसके बाद B2, फिर B1 हो जाएगा। छोटी आंत की भीतरी दीवारों पर अंगुलियों के समान प्रक्षेपण को क्या कहते हैं, फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस रहता है, कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर प्रोजेक्शंस हैं प्रवर्ध है उसे विल्ली कहा जाता है। विल्ली का कार्य क्या है, ये सूक्ष्म संरचनाएं पाचन की प्रक्रिया के दौरान पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए सतह क्षेत्रफल को बढ़ाने में प्रमुख भूमिका रहती है। विल्ली की सतह क्षेत्रफल बढ़ाएगी तो पोषक तत्व है उनका अवशोषण हो पाएगा। 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कोई 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु 50 सेंटीमीटर दूर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो अवतल दर्पण फोकल लेंथ है उसकी 40 सेंटीमीटर है, ठीक है, और वस्तु है वो 50 सेंटीमीटर, जस्ट फोकल लेंथ यानी C और F के मध्य जब कोई आपका ऑब्जेक्ट हो तो कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा और C से परे बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। और आप प्रतिबिंब की दूरी भी ज्ञात कर सकते हो दर्पण फॉर्मूले से। नेक्स्ट सवाल, उत्तल लेंस में कहाँ पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब समान साइज का बनता है,
वैसे न्यूमेरिकल टाइप भी ये दे रखा था। तो उत्तल लेंस की बात हो रही है। वस्तु यदि आप 2f पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब भी 2f2 पर आपको देखने को मिलेगा और समान साइज का है, उल्टा है, वास्तविक रहता है। पेट्रोल संबंधित सही कथन था। एक था पेट्रोल का उत्पादन तेल निर्माण फैक्ट्री में होता है। नहीं भाई, तेल निर्माण नहीं, इसका होता है रिफाइनरी में। पेट्रोलियम गैर नवीकरणीय है, बिल्कुल गैर नवीकरणीय है, कभी भी खत्म हो सकते हैं। राष्ट्रमंडल खेल है कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन कौन थी? तो वो थी हरमनप्रीत कौर। उप कप्तान स्मृति मंधाना। कोच है भारतीय महिला क्रिकेट टीम के रमेश पवार। गोल्ड मेडल जीता है कॉमनवेल्थ 2022 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने, सिल्वर जीता है और गोल्ड ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ठीक है, सिल्वर मेडल जीता है महिला क्रिकेट ने, ब्रॉन्ज जीता है न्यूजीलैंड ने। तो यहाँ पर राष्ट्रमंडल खेल से सवाल आ रहा, मतलब आप कहेंगे जुलाई मंथ टच किया गया एक तरीके से पूरा। और मोस्ट रन यहाँ पर है बैट मोहनी जो ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है, और सबसे अधिक विकेट रहे हैं वो रेणुका सिंह का रहे हैं, 11 विकेट इंडिया के प्लेयर हैं। कृष्णा की सहायक नदी भीमा कौन से राज्यों से प्रवाहित होती है? कृष्णा की सहायक भीमा, और ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना से प्रवाहित होती है। भीमेश्वर जो है स्थान वहाँ से निकलती है, वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र से, और तेलंगाना में ये एंड होता है। वर्ष 2022 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने बच्चों को प्रदान किया गया है? 29 बच्चों को दिया गया है जनवरी 2022, जनवरी नहीं, ये भी जून का है। वर्ष 2022 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है 29 बच्चों को, जिसमें 15 लड़के और 14 लड़कियां हैं। पितरस के क्या कार्य हैं या फिर अमाशय में वसा का पाचन है? इनमें से एक कोई फैक्ट आधारित सवाल कथन पर आधारित था, कहीं पित्त भी दिया रहेगा, अमाशय में वसा का पाचन ये ऑप्शन रहा होगा स्टूडेंट, इसलिए बताया। तो पित्त रस के क्या कार्य हैं? एनसीईआरटी जब आप देखेंगे इस वाले सेक्शन से काफ़ी सवाल पूछे गए हैं, मैं बता देता हूँ। शुद्धांत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के पूर्ण पाचन का स्तर है। शुद्धांत का मतलब है स्मॉल इंटेस्टिन, छोटी आंत। इस कार्य के लिए यकृत एवं अग्नाशय से श्रावण प्राप्त करती हैं। तो छोटी आंत में कैसे पूर्ण पाचन होता है? तो ये अग्नाशय और यकृत से जो जूस वगैरह है उसको प्राप्त करती है। तो अमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय होता है और अग्नाशय एंजाइम की क्रिया के लिए उसे क्षारीय बनाया जाता है। अब अम्लीय भोजन अमाशय में HCl होता पेट में, उसको क्षारीय बनाया जाता है। तो यकृत से स्रावित पित्तरस इस कार्य को करता है। एक तरीके से क्षारीय बनाने में पित्तरस की भी भूमिका है। ये कार्य वसा पर क्रिया करने के लिए अतिरिक्त है क्षारीय बनाने के लिए। बाकी शुद्धांत में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है, जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। वसा बहुत बड़ी गोलिकाओं में, तो पित्त लवण उन्हें छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है। एक्चुअल में इसी स्टेटमेंट पर सवाल था। पित्तरस का कार्य क्या है? जो छोटी आंत में फैट रहती है वो बड़ी गोलिकाओं के फॉर्म में रहती है, उसे छोटा खंडित करने के लिए उसको पाचन करना मुश्किल रहता है। तो पित्त लवण उन्हें छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। और अन्य जैसे बात करूं एक और फैक्ट से, प्रीवियस शिफ्ट में भी सवाल पूछा गया है। तो अग्नाशय रस का स्रावण करता है, अग्नाशय, जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। प्रोटीन पाचन के लिए ट्रिप्सिन, और इमल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। सवाल पूछा गया है इमल्सीकृत वसा पाचन के लिए किसका उपयोग होता है? लाइपेज एंजाइम का। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहते हैं। और जो अंगुली नुमा प्रवर्ध हैं, जो विल्ली हैं, उनसे भी सवाल है कि स्मॉल इंटेस्टाइन शुद्धांत के आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रवर्ध होते हैं, जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। दीर्घरोम विल्ली की बात जो पूछा है, इसका कार्य क्या? ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। तो विल्ली दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायात होती है, जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं। इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, नए उत्तकों के निर्माण और पुराने उत्तकों की मरम्मत में किया जाता है। और बिना पचा भोजन वृद्धांत्र में भेज दिया जाता है, जहाँ दीर्घरोम इस पदार्थ में से जल का अवशोषण करता है, यानी जो बड़ी आंत है, अन्य पदार्थ हैं वो फिर गुदा के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। आर्टिकल 32 से सवाल फर्स्ट शिफ्ट में भी है, सेकंड में भी पूछा गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, कोई भी आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में डायरेक्ट रेट याचिका दायर करते हो। 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और 226 के तहत हाई कोर्ट में रेट याचिका दायर होती है। नेशनल गेम 2022 कौन सा राज्य मेजबानी करेगा? जुलाई 2022 का करंट अफेयर्स है, गोवा करेगा। नेशनल जो राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी राज्य है गोवा। प्रथम पंचवर्षीय योजना है, उसका कार्यकाल पूछा 1951 से 56 प्रथम है।
द्वितीय है 56 से 61, तृतीय है 61 से 66। उसके बाद हॉलीडे आ गया है 66 से लेकर 69 तक हॉलीडे। फिर चौथा प्लान है 69 से 74। पांचवा प्लान है वो 5 वर्ष रहा ही नहीं, 1974 से 78 तक ही रह पाया पांचवा प्लान। उसके बाद रोलिंग प्लान आ गया था 78 से 80। फिर सिक्स प्लान 80 से 85, सेवन 85 से 90। उसके बाद और एनुअल प्लान आ गया 90 से 92। फिर आठवां प्लान 92 से 97। नाइन्थ है 97 से 2002। 10th 2002 से 7। 11 7 से 12। 12वीं है 12 से 17। अगला सवाल देखते हैं, पंचायती राज संबंधित 73वां और 74वां संविधान संशोधन कब हुए। 73वां वैसे दोस्तों 1992 में हुआ था, लेकिन एक तरीके से इफेक्ट लागू हुआ था 1993 में, और 74वां भी 93 में। तो आपका एक ही विकल्प ऑप्शन में था, तो आपको 1993 है इसका करेक्ट करना था, 1993। नेक्स्ट वाले यहाँ पर, भारत में कुल कितने हाई कोर्ट है, तो आप कहेंगे 25। वैश्विक भुखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में 101वीं रैंक है, वो किसकी रही, तो भारत की रैंक है 101वीं रही है भाई। किस प्रकार से भी सवाल पूछे जा सकते हैं, आपको पूछ ले GHI स्कोर क्या रहा इंडिया का भुखमरी सूचकांक में, तो आप कहेंगे 27.5 रहा है। टॉप कंट्री में टोटल 18 कंट्री आए हैं भुखमरी सूचकांक में, जिसमें चाइना, कुवैत, ब्राजील जैसे देश भी शामिल है। यदि दो प्रतिरोध समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो उसका तुल्य प्रतिरोध हमेशा, अब देखिए तुल्य प्रतिरोध कम तो रहता ही है, लेकिन सवाल में और मेंशन था इसके अतिरिक्त, तो जो तुल्य प्रतिरोध है प्रत्येक व्यक्तिगत प्रतिरोध से भी कम रहता है। जैसे 2 ओम का प्रतिरोध, एक 3 ओम का, एक 4 ओम का, आपस में समानांतर क्रम में जोड़ेंगे ना, तो तुल्य प्रतिरोध है वो 2 ओम से भी कम होगा, 3 से, अब 2 से कम होगा तो बाकी वालों से कम, यानी सबसे लोवेस्ट वाला जो प्रतिरोध है ना उससे भी कम होता है तुल्य प्रतिरोध। नेक्स्ट सवाल, जीव विज्ञान क्षेत्र में भटनागर प्राइज भाई अब आना स्टार्ट हो चुका है, 2 से 3 शिफ्ट में आ गया है, तो रट लो भाई सभी, क्यों यहाँ पर एक नंबर गंवा रहे हो। जीव विज्ञान क्षेत्र में भटनागर प्राइज, इससे पहले पूछा गया था कितने वैज्ञानिकों को दिया गया, 11 वैज्ञानिक है, 7 क्षेत्र है। जीव विज्ञान में डॉक्टर अमित और अरुण है, रसायन विज्ञान में कनिष्क और गोविंद राजू, इंजीनियरिंग विज्ञान में देवदीप जी हैं, पृथ्वी वायुमंडल विज्ञान में बिनोय कुमार जी हैं, चिकित्सा विज्ञान में रोहित जी और जीमन जी हैं, गणित में अनीश जी और साकिब जी हैं, भौतिक विज्ञान में कनक शाह हैं। नेक्स्ट वाले यहाँ पर 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग हिंदी को मातृभाषा के बोलने वाली जनसंख्या कितने परसेंटेज है, 43.63%। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त है, 1028 सूक्त, 10 मंडल एक और 10,462 ऋचाएँ हैं, मंत्र हैं। उपनिषद वैसे कितने, 108 है, उसमें मुख्य उपनिषद है 13। 2022 कॉमनवेल्थ गेम हुए कहाँ पर है, बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए हैं, तो जुलाई अगस्त तक का करंट अफेयर्स आ रहा है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के ध्वजवाहक हैं, वो दोस्तों वैसे अभी तक अगस्त का करंट अफेयर्स नहीं आया है, जुलाई तक टच हुए हैं। आने वाले सेट में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि शुरुआत में जो करंट अफेयर थे वो मार्च तक थे, फिर अप्रैल का देखने को मिला, मई को मिला, जून, जुलाई, तो अगस्त का भी आएगा आने वाले सेट में। अगस्त तैयार करके जाना, कहीं सरप्राइज न दे दे आपको किसी सेट में किसी कैंडिडेट का और अगस्त तैयार भी नहीं कर रहे हो आप। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के ध्वजवाहक हैं, वो नहीं पूछा, प्रीवियस सेट में आया, लेकिन आज जो पूछा इसके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। हॉकी प्लेयर मनप्रीत सिंह और PV सिंधु रहे थे, और जो समापन समारोह के ध्वजवाहक हैं वो कौन रहे, निकहत जरीन जो कि मुक्केबाजी चैंपियन, और टेबल टेनिस स्टार शरद कमल को समापन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में नामित किया। मोटो क्या है बर्मिंघम वाले कॉमनवेल्थ गेम का, स्पोर्ट इज जस्ट द बिगनिंग। फर्स्ट रैंक किसकी रही है, सबसे अधिक मेडल ऑस्ट्रेलिया के आए हैं, 178 मेडल आए हैं, ठीक है। अब जो कॉमनवेल्थ गेम है राष्ट्रमंडल खेल है, जहाँ पर एक तरीके से इंग्लैंड का शासन रहा है, अंग्रेजों का शासन रहा है, उपनिवेश वाले वो देश एक तरीके से ये खेल खेलते हैं, सभी देश नहीं आते हैं, नहीं तो यहाँ पर USA का कब्जा होता, हालांकि कनाडा है। भारत की रैंक है 4थी रैंक, ऑस्ट्रेलिया है वो प्रथम रैंक पर रहा है, 178 मेडल। अब आपको इंपॉर्टेंट है इंडिया के मेडल, 4थी रैंक में 61 मेडल आए हैं इंडिया के, कॉमनवेल्थ में 61 इंडिया के, 22 गोल्ड है उसमें, और 16 सिल्वर, 23 ब्रॉन्ज है। और सबसे पहला गोल्ड मेडल लेकर आए हैं ना वो मीराबाई चानू ने जीता है। फर्स्ट फ्लोरीन एलिमेंट कौन सा है, पहला फ्लोरीन एलिमेंट है वो C60 है, खोज 1985 में सर हेराल्ड W क्रोटो स्माली और रॉबर्ट F कर्ल ने की है। नेक्स्ट सवाल, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, अधात्विक जो ऑक्साइड है ना वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, और धात्विक होते हैं क्षारीय, भाई धात्विक क्षारीय लिखा है ना, वैश्विक होते हैं। नेक्स्ट सवाल, बनास किसकी सहायक नदी है, बनास है चंबल की ट्राइब्यूटरी, पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होती हैं। केरल में मनाया जाने वाला उत्सव त्रिशूर पूरम ऑप्शन था, करेक्ट हो जाएगा। और ये उत्सव वडकुनाथन मंदिर में आयोजित होता है। इससे पहले केरल का विषु पूछा जा चुका है।
जिंक ऑक्साइड की कार्बन से रिएक्शन पर गैस कौन सी निकलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी, साथ साथ जिंक अलग हो जाएगा। द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो हेली नेशनल पार्क है, 1936 में स्थापित है, जिसका वर्तमान नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1956 में कर दिया है। आपको पूछ ले भारत में स्थापित प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा, वो नीलगिरी है, 1986 में स्थापित हुआ है। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, हेनरी लुई विवियन डिरोजियो है, वो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक है, हेनरी लुई विवियन डिरोजियो। और ये हिंदू कॉलेज कलकत्ता के, ये जो यंग बंगाल आंदोलन है ना, ये हिंदू कॉलेज कलकत्ता से उभरते हुए जो कट्टरपंथी बंगाली मुक्त विचारक हैं उनका ग्रुप है। और ये सभी क्रांतिकारी शिक्षक हेनरी लुई विवियन डिरोजियो के अनुयायी थे। और आंदोलन है वर्ष 1828 में हुआ था। जल भृत का आपको पूछा है, एक्विफायर, जल भृत क्या होते हैं भाई, जो बोरवेल होता है, नलकूप कराते हो, अंदर से जमीन से पानी आता कहाँ से, वो जल भृत से आता है। चट्टानों में है ना पानी है, चट्टानों में एकत्रित रहता है, वहीं से नलकूपों के द्वारा बोरवेल करेंगे तो वो इकट्ठा हो जाएगा एक जगह धरातल की सतह के नीचे। चट्टान का ऐसा संस्तर जहाँ भूजल एकत्रित रहता है पत्थरों में, चट्टानों में, वो जल भृत है। मार्जिनल कॉस्ट से संबंधित बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं। मार्जिनल कॉस्ट होता क्या है, तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट। जो सीमांत कॉस्ट लागत है उसके बारे में पूछा है। तो एक अतिरिक्त आप कोई प्रोडक्ट बना देते हो, जैसे कि आपका जिम्मा था 400 प्रोडक्ट है, उसकी रेट थी 500 रुपये, ऐसी लागत आ रही थी कि 400 प्रोडक्ट आप बना रहे थे, 500 रुपये की लागत आ रही थी। अब हुआ क्या कि आपने एक अतिरिक्त प्रोडक्ट बना दिया तो उसकी लागत 5 रुपये एक्स्ट्रा आ गई। उसी अतिरिक्त लागत को सीमांत लागत कहा जाता है। मार्जिनल कॉस्ट होती है चेंज इन टोटल कॉस्ट, यानी यहाँ पर अब टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 5 रुपये बदलाव आ गया, ठीक है, 405 हो गई। तो चेंज इन टोटल कॉस्ट कितना हुआ, जब आपने क्वांटिटी में चेंज किया, वो ही मार्जिनल कॉस्ट है। इनसे संबंधित सवाल आया है। एक्सपेंडिचर बजट इज क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी कैटेगरी, तो एक्सपेंडिचर बजट है वो 2 कैटेगरी में विभक्त रहता है, एक तो कैपिटल और एक राजस्व, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। संतुलित रिएक्शंस में ये रिएक्शंस दे रखी थी, कैल्शियम सल्फेट की हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है CaCl2, इसको बैलेंस करके बताना था। सही स्टेटमेंट से एक सवाल पूछा है, तो अर्थशास्त्र से 2 से 3 सवाल आगे हैं आज। मुद्रा द्वारा मूल्य भंडारण किया जा सकता है, बिल्कुल, आपके पास करेंसी है तो आप उसको ईजिली भंडारित कर सकते हो। पहले क्या हुआ करता था, वस्तु विनिमय रहता था ना, तो भंडारण उतना ईजी नहीं था, वस्तुएं खराब भी हो जाती थी। तो मुद्रा रहती है, आपके पास करेंसी है तो इजीली उसको भंडारण कर सकते हो, और मुद्रा के द्वारा वस्तु खरीदी जा सकती है। तो इन पर आधारित सवाल है। इंक्रीज इन लेंथ ऑफ नेफ्रॉन कैन हेल्प इन, जब नेफ्रॉन है उसकी लंबाई बढ़ाएंगे तो क्या प्रभाव पड़ता है, इस टाइप से सवाल था, इसका आंसर नहीं मिला मेरे को। ट्री अपने अपशिष्ट को किस तरह निकालती है, तो पत्तियों के रंध्रों के द्वारा अपशिष्ट है पेड़ पौधे निकालते हैं, वाष्पोत्सर्जन से भी निकालते हैं, श्वसन वगैरह, प्रकाश, फोटोसिंथेसिस वगैरह सभी से उनका अपशिष्ट निकलता है, गैसीय फॉर्मेट हो गया, अदर फॉर्म में हो गया। तो ये आपके सेकंड शिफ्ट के सवाल हैं। और PDF फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, मॉर्निंग में दोनों शिफ्ट की एक साथ डाल दूंगा। मिलते हैं, थर्ड शिफ्ट का वीडियो है, आज टाइम रहा तो मैं उसके क्वेश्चंस तो ज़रूर अरेंज कर ही दूंगा, मॉर्निंग तक रहेगी ट्राई, बाकी देखते हैं क्या होता है। इन सभी अभ्यर्थियों ने जो आज आपके सेकंड शिफ्ट के सवाल भेजे हैं, जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, TTG के कूपन कोड यूज़ करना, टेक्स्ट बुक पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। बाय बाय।